नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। करीब 25 साल पहले बंदूक की नोक पर उनकी बहू बेटियों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया गया। उनकी तादाद लाखों में थी। 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दर्द को भूल पाना बहुत मुश्किल है। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में तब हंगामा भी खड़ा होता है जब कोई सवाल खड़े करता है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ या नहीं हूँ, इसका सर्टिफिकेट तो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक देश का नागरिक होने के नाते मैं देश के किसी भी इलाके में किसी भी लोगों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है, इस मामले में तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, तो उस पर मुझे बोलने का पूरा हक है। ये मेरा मौलिक अधिकार है। अपने ही देश में विस्थापितों की जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कोई है जो उनके दर्द को आवाज दे रहा है। हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज बॉलीवुड के सितारे पर बॉलीवुड के ही एक कद्दावर अभिनेता ने आवाज उठा दी और फिर बात बिगड़ गई। सालों बीत गए, लेकिन वो दर्द आज भी चुभता है। हर दिन एक नई सुबह होती है, लेकिन वो अंधेरा कभी नहीं छंटता। तस्वीरें बदलती जा रही हैं, लेकिन वो नाउम्मीदी आज भी ताजी है। जहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के जहाँ मैंने खाया पिया सब कुछ उस घर में, लेकिन उस घर में तो मुझे इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं कभी जा पाऊँ। स्थापन के बाद मैं 2007 में पहली बार ही गया था, अपने पेरेंट्स के साथ गया था देखने के लिए कि घर है था हमारा तो कहाँ पे था, कैसा था घर। तो अभी वहाँ पे जाने में, अंदर जाने में दिक्कत हुई। लोगों ने पहले हमसे ही पूछा गया कि आपकी क्या पहचान है, आप कैसे यहाँ पे आ रहे हो। उस अंधेरे को हटाने के लिए, नाउम्मीदी को उम्मीदों में बदलने के लिए रियल लाइफ के एक हीरो ने रियल लाइफ में मोर्चा संभाल रखा है, लड़ रहा है, अपना हक मांग रहा है। जरा सोचिए, जब हक की लड़ाई में सवाल खड़े किए जाएंगे तो भला ये कैसे बर्दाश्त होगा। जब अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो नसीरुद्दीन शाह ने सवाल खड़े कर दिए। एक शख्स जो कभी कश्मीर में नहीं रहा, उसने कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। अचानक वो एक विस्थापित हो गया है। नसीरुद्दीन शाह अमूमन गैर सियासी शख्स रहे हैं। एक्टिंग और तजुर्बे में भी अनुपम खेर से सीनियर हैं। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि हमले के पीछे उनकी मंशा क्या थी, लेकिन शाह के तीर ने खेर को आहत कर दिया। हमला उस टॉपिक पर हुआ था जो अनुपम खेर के दिल के करीब है। लिहाजा उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को फौरन जवाब दिया, लेकिन सधे शब्दों में। मैं कश्मीरी पंडित हूँ या नहीं हूँ, इसका सर्टिफिकेट तो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश का नागरिक होने के नाते मैं देश के किसी भी इलाके में किसी भी लोगों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है, इस मामले में तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, तो उस पर मुझे बोलने का पूरा हक है। ये मेरा मौलिक अधिकार है। नसीरुद्दीन शाह के वार और अनुपम खेर के पलटवार से बात बढ़ गई। वक्त बीता तो बॉलीवुड में कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज उठाने वाला कुनबा खुलकर अनुपम खेर के समर्थन में आ गया। मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया, कश्मीरी पंडितों के दर्द की लड़ाई लड़ने के लिए आपको कश्मीरी पंडित होने की जरूरत नहीं। कोई भी भारतीय उस क्रूरता की निंदा कर सकता है। बात बढ़ी तो नसीरुद्दीन शाह ने तय कर लिया कि अब बात और आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। लिहाजा उन्होंने सारे फसाद के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन अपनी नाराजगी और खींच नहीं छिपा सके। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच की जुबानी जंग भले ही सितारों की लड़ाई दिख रही है, लेकिन हकीकत शायद ये नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हिंदुस्तान से बाहर रहता है, पहली बात तो मैं बहुत लोग रहते हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो आप उनको कहेंगे आप तो यहाँ रहते नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर में मैं शिमला में पैदा हुआ,
मगर मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे को एड्रेस याद है ना बचपन से ना, 84 करण नगर, श्रीनगर, हब्बा कदल, नई सड़क, ये सबको पता है। तो वो उनको सूट करता है जो बोलना है। अब उनको मैंने कहा ना, मेरे पास इनको लोगों को तवज्जो देने के लिए टाइम नहीं है और ना ही कोई मतलब इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये लड़ाई है हक की आवाज पर सवालों की, ये लड़ाई है नीतियों की, ये लड़ाई है विचारों की, और मुमकिन है कि इस लड़ाई के पीछे सियासी सोच भी हो। मुंबई से शिल्पा रत्नम के साथ आज तक ब्यूरो। अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह ने एक साथ कई फिल्में, बल्कि 13 फिल्मों में काम किया। दोनों के बीच सुनहरे पर्दे पर अच्छी केमिस्ट्री रही है, लेकिन आज कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दोनों दो धुरी पर खड़े हैं। बहरहाल कश्मीरी पंडितों का मुद्दा अनुपम खेर के दिल के बेहद करीब है। इसमें कोई शक नहीं कि अनुपम ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द नहीं देखा, लेकिन ये हकीकत है कि अनुपम कश्मीरी हैं। अनुपम खेर भले ही कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के चश्मदीद ना रहे हों, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। अनुपम खेर को पता है कि अपना घर छूटने का दर्द क्या होता है। उन्हें पता है कि अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। ये बोलते हैं कि मैं कश्मीर में नहीं रहा, भैया मैं रहा। मैं 30 साल 22 साल रोज 3 महीने, हर 3 महीने के लिए जाता था छुट्टियों में। नेशनल स्कूल में मेरे आप नहीं रहते थे, बाकी वक्त आप मुंबई में रहते थे। अगर मेरे ताया जी को, मेरी मासी को, मेरे इनको मार के, या इनके मेरे भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को मार के, चाहे वो टपलू साहब हैं, चाहे टिक्कू साहब हैं, चाहे राणा साहब हैं, चाहे कौल साहब हैं, इनको मार के, या हमारी उस कम्युनिटी की लड़कियों को बलात्कार करके निकाला गया, तो क्या मैं तभी हकदार बनता हूं? तो बस फिर वही इम्पोर्टेंट है। अनुपम खेर ने हमेशा कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज उठाई, देश को बताया कि कैसे घाटी के पंडितों को बंदूक की नोक पर अपने आशियाने से बाहर कर दिया गया। अनुपम खेर ने बताया कि कैसे कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। You leave your place because there is no other alternate. You go and live in tents, in refugee camps, in various localities, because people are sort of being kind to you by allowing you to stay there, and you get the name of a refugee in your own country. अनुपम खेर फिल्मी हस्ती हैं, उनकी अपनी पहचान है, लिहाजा लोगों ने सुना और देश ने जाना कि आखिर कश्मीरी पंडित किस दर्द से गुजर रहे हैं। I was very saddened this morning. My mother told me, तू क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है इन चीज़ों के बारे में, फिर तू कश्मीर भी जाता, प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा नहीं मम्मा, आई एम ट्राइंग फॉर विद एवरीबडी एल्स टू गेट ए प्लेस। हर टोन चेंज्ड इमीडिएटली एंड ही सेड हाउ इट विल बी वंडरफुल इफ वी कैन गो बैक टू कश्मीर। पेन इज नॉट समथिंग विच इज सो एविडेंट, हैप्पीनेस इज। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सियासी मुद्दा भले ही रहा, लेकिन सियासत में कभी इसे तरजीह नहीं मिली। लेकिन जब से अनुपम खेर जैसी हस्ती ने इस मोर्चे को संभाला है, तब से तस्वीर बदलने लगी है। कुछ दिनों पहले अनुपम खेर को पाकिस्तान जाना था, उन्हें कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेना था, लेकिन पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया। अनुपम खेर ने फौरन आरोप मढ़े कि उन्हें कश्मीरी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें फिर से घाटी में बसाए जाने की अपील कर रहे हैं, धारा 370 हटाए जाने की वकालत कर रहे हैं, और देश उन्हें सुन रहा है। वैसे आरोप नया नहीं है कि अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अनुपम अब कश्मीरी पंडितों की लड़ाई का चेहरा बन चुके हैं। ये भी हकीकत है कि अगर आज पूरा देश कश्मीरी पंडितों के दर्द को सुन रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं अनुपम खेर का बड़ा रोल है। आज तक ब्यूरो। 1989 में, यानी आज से करीब 27 साल पहले, कश्मीर घाटी आतंकवाद के चंगुल में फंस चुकी थी। आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी और एक के बाद एक हत्याएं की जा रही थीं। कश्मीरी पंडित इतने खौफ में थे कि 1990 की शुरुआत में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। देखते ही देखते 90% हिंदुओं ने कश्मीर घाटी छोड़ दी। ये देश उनका भी है, लेकिन वो अपने ही देश में बेगाने होकर रह गए।
वो घर उनका था, लेकिन वो बेघर होकर रह गए। उस जन्नत पर उनका भी हिस्सा था, लेकिन उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया। I was told a horrifying thing that the person, ये दूध की थैली होती थी ना, वो ठंडी आती थी, तो एक आदमी दूध की थैली उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी and he was dead. My mother's mama. Your mother's mama? How horrifying it is. I think it's time that we move out of I am the minority in this country. I am a minority today. And I'm a minority who has no voice. वो साल था 1989, जब घाटी में आतंकवाद सिर उठाने लगा था। नौजवानों को मजहब के नाम पर बरगलाया जा रहा था और बंदूकें थमा दी गई थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, शोपियां और जम्मू जैसे इलाकों में कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद थी। लेकिन हालात ऐसे खराब हुए कि घाटी में दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बंदूक की नोक पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। फरवरी 1989 में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में रह रहे कश्मीरी पंडित खौफ के समंदर में गोता लगाने लगे। हालात तब और खराब हुए जब एक के बाद एक 3 मशहूर कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के नेता टीका लाल टपलू को भी नहीं बख्शा था। अब कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया और देश के दूसरे हिस्से में बसने लगे। घाटी छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित बताते हैं कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से लगातार चेतावनी दी जा रही थी। असल में जम्मू में जो डेमोग्राफिक चेंज हुई है उससे ध्यान भटकाने की बात है और कश्मीरी पंडितों का विरोध, वापसी का विरोध, अब तो कोई शंका नहीं रही इस बात में। दया पे जाने वाली बात नहीं है, अधिकार पे जाने की वाली बात है और ऐसे जाने वाली बात है कि फिर से उखड़ना नहीं पड़े वहां पे। आखिरकार जनवरी 1990 में करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने एक साथ घाटी छोड़ने का फैसला किया। अपना सब कुछ घाटी में छोड़कर करीब 3 लाख कश्मीरी पंडित देश के दूसरे हिस्से में बस गए। आज आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद जम्मू और दिल्ली में बसी हुई है। करीब 62,000 कश्मीरी पंडित जम्मू में हैं, तो करीब 20,000 कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली को अपना आशियाना बना लिया है। कश्मीरी जो वहाँ पे विस्थापित है उसको वहाँ आने नहीं देना है, बसने नहीं देना है। वहाँ पे हमारे घरों को, हमारे जायदाद को ख़त्म करके, खरीद के डिस्ट्रेस सेल्स में या ज़बरदस्ती, उसके बाद एक कंपल्शन बना है कि एक नए तरीके से रिकास्ट किया जाए वहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन। ये बात अलग है कि ये देश भी उनका है, वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वो कश्मीर भी उनका है, वो घाटी भी उनकी है और वो आशियाने भी उनके हैं। अपने घर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को आज भी जब वो मंजर याद आता है, उनकी आंखें भर आती हैं। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।